ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92 टू 90F मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले एग्जाम में भी ट्रांसफर प्राइसिंग से कम 10 नंबर का आया था, आपने देखा भी होगा। मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग में, ये ट्रांसफर प्राइसिंग एज ए कॉन्सेप्ट क्या होता है, डू यू नो? किसी को कोई आइडिया एज ए कॉन्सेप्ट होता क्या है? देखिए, बेसिकली इंडिया और यूएसए कह रहा हूं, इसको मैं ना केमन कह देता हूं, या लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, और इंडिया को इसके कंपैरिजन में हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन कह देता हूं। ये एक पेप्सी है या एडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसने इंडिया में एक सब्सिडी खोली हुई है, होली ओन्ड सब्सिडी। बताइए ये किसके इशारों पे नाचेगा? इंडिया वाला, इंडियन कंपनी जो होली ओन्ड सब्सिडी बाहर है लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में, किसके इशारों में नाचेगा? इसके इशारों में नाचेगा। ये कहेगा इसको इतने रुपए में बेचो तो ये इतने रुपए में बेचेगा, ये कहेगा मुझे फ्री में दो तो फ्री में देगा, जो ये कहेगा वो ये बात मानेगा, क्योंकि ये होली ओन्ड सब्सिडी, दिस कंपनी इज कंट्रोलिंग दिस कंपनी। करेक्ट है? अब ये क्या करता है, ये अगर एक्सपोर्ट करेगा तो कम दाम में एक्सपोर्ट करेगा इसको, क्योंकि घर का पैसा घर में है, और ये परचेज करेगा तो ज्यादा दाम में परचेज करेगा ताकि इंडियन प्रॉफिट्स कम हो, तो ऐसे केस में टीपी रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। बोला सर ऐसा है कि एक्सपोर्ट अगर आपने 150 रुपया करना था, आपने सिर्फ 100 रुपया लिया है, तो हम ये 150 रुपया अराइव करेंगे, जिसको हम लोग आर्म लेंथ प्राइस बोलेंगे। आर्म लेंथ प्राइस मतलब यूं, और अगर आर्म लेंथ प्राइस नहीं है, इसका हम लोग गले लगा के प्राइस ले रहे हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, तो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 100 ही नजर आएगा, लेकिन जब हम इसका इनकम निकालेंगे तो 50 रुपीज से इसकी इनकम बढ़ा देंगे। तो बताइए ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन, टीपी रूल्स किस केस में एप्लीकेबल होंगे? टीपी रूल्स किस केस में एप्लीकेबल होंगे? इफ द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो तभी एप्लीकेबल होंगे, वरना नहीं हो। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, इंडियन कंपनी की किसी की इनकम कम हुई, इंडियन कंपनी की किसी और की इनकम बढ़ी है। लेकिन यहां पर तो एक कंपनी इंडिया में, दूसरी कंपनी इंडिया के बाहर है, वो भी लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में, तो इंडिया का प्रॉफिट विल बी शिफ्टिंग आउटसाइड इंडिया। उसको रोकने के लिए भले शिफ्ट कर जाए, लेकिन हम तो आर्म लेंथ प्राइस के बेसिस पे ही टैक्स लेंगे। आया? प्लीज बता दीजिएगा, और हम लोग और आगे करेंगे अभी आपके साथ। अब सबसे पहले हम लोग को सेक्शन देखना है, ठीक है? हम लोग एक सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पहले सेक्शन याद करेंगे 92 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 92 कहता है कि आप जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता क्या है, आप बोर्ड पे देखिए, सेक्शन 92B में डिफाइंड है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर मैं ये कहूं एक कंपनी इंडिया में, दूसरी कंपनी इंडिया के बाहर है, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहेंगे। यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और ये नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के बीच में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत ट्रांजैक्शन होता है, क्या सारे को पकड़ लेंगे और एएलपी लगाएंगे? बोला ना 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 ना, घर की कंपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हो। तो सर एसोसिएटेड इंटरप्राइज होता क्या है? वो 92A में डिफाइंड है एसोसिएटेड इंटरप्राइज। तो 92 कहता है कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड इंटरप्राइज होगा तो हम आर्म लेंथ प्राइस लगा के इनकम कैलकुलेट करेंगे इंडिया की। हेलो, फिर से, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड इंटरप्राइज होता है तो हम आर्म लेंथ प्राइस लगा के हम इनकम कंप्यूट करेंगे। तो सर आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? बोला सर 92C में डिफाइंड है।
तो व्हाट इज सेक्शन 92? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कौन सी इनकम? जो इंडिया में आपने कंप्यूट किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंप्यूट किया है। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में देखेंगे, तो बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी है, थर्ड पार्टी के साथ भी ट्रांजेक्शन। क्या सभी को पकड़ लेंगे? बोला ना ना ना, सबको नहीं पकड़ेंगे। अगर हम लोग चेक करेंगे कि आपने ये ट्रांजेक्शन किससे किससे किया है, और वो ट्रांजेक्शन अगर आपने ऐसे पार्टी से किया है जो इंडिया के बाहर है और एसोसिएटेड है, तो हम आपको पकड़ लेंगे। तो सर आपको पता कैसे लगेगा? बोला हम आपको फोर्स करेंगे कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन मेंटेन करो। अगर आप पेरेंट कंपनी हैं तो आपके पूरे डिसेंडेंट के बारे में बताओ। अगर आप सब्सिडरी हैं तो अपने पूरे असेंडेंट के बारे में बताइए, चाहे वो कंपनी हो, एनजीओ हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, आप सब बताइए। डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, और जब असेसिंग ऑफिसर मांगेगा तो आपको देना होगा। कहीं और से पता लगेगा तो बहुत तकलीफ होगी फिर आपको। बस डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में पकड़ोगे? बोला हाँ। बोला अगर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 20 करोड़ है तब भी हम आर्म लेंथ प्राइस लगा सकते हैं। वो 92B में लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इफ इट एक्सीड्स 20 करोड़। 40A सबसेक्शन 2 पीजीबीपी का एक सेक्शन है, जहां पर ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटिव अगर होगा इंडिया में ही, तो वहां भी, क्योंकि वहां पर असेसिंग ऑफिसर को खुला छोड़ दिया था, उन्होंने लिखा था मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर लेना। और मार्केट प्राइस असेसिंग ऑफिसर हर तरह का रूल लगा के मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर रहा था। तो उनको उस असेसिंग ऑफिसर के उस पावर को रोकने के लिए उन्होंने कहा नहीं, ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अगर है तो आर्म लेंथ प्राइस, ये जो तरीका बताया गया, 5 तरीके बताएं एएलपी निकालने के लिए 10B से 10CA में, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10B प्लस 10CA, 10B के कई पार्ट है। अब मुझे फिर से बताइए, हमने आपको कितने सेक्शन बताए? 92, 92A, 92B, 92C, और ये बीच में अलग से आ गया है 92BA। ये आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला। क्लियर है? अब मुझे एक बार फिर से अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए 92 में क्या कहता है? सेक्शन 92 क्या कहता है? यू हैव टू कंप्यूट इनकम, इंडिया की या इंडिया के बाहर की? फटाफट बताइए आप। यू हैव टू कंप्यूट इनकम, इंडिया के या इंडिया के बाहर की? इंडिया। अच्छा सरिता जी, हेलो, मैं बाहर की इनकम कैलकुलेट करके क्या करूंगा? मुझे तो उस रेजिडेंट को पकड़ना है, उसने इंडिया की इनकम को बाहर शिफ्ट किया है। अब नहीं पूछू तो आप कुछ भी सोच के बैठ जाएंगे। इंडिया की है ना? तो आई विल बी कंप्यूटिंग इनकम ऑफ विच प्लेस? इंडिया। हमें इंडिया से मतलब है। क्या सारी ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे? स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी कौन सा ट्रांजैक्शन को करेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला या नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा तो मैं जब इनकम इंडिया की निकालूंगा तो उसमें क्या पुट करके निकालूंगा? इनकम, एएलपी, आर्म लेंथ प्राइस। एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहां डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज किस सेक्शन में डिफाइंड है? फटाफट लिखिए आप। 92A इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, 92B एएलपी, 92C, है ना? क्लियर है? आप देखिए, अब आप सोच के देखिए, क्या ये असेसिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में तो इतना कुछ होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज, कि आप अगर असेसिंग ऑफिसर को स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, कौन से इंफॉर्मेशन मांगना है, तब तक वो कर नहीं पाएगा। तो इंडिया ने करीब करीब मान लीजिए 300 असेसिंग ऑफिसर को यूके भेज के एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई और उनको बना दिया टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो आपका जो असेसिंग ऑफिसर होगा वही जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास ही पावर आपका असेसमेंट करने का। अब एओ बेचारा आपका कंपनी का असेसमेंट कर रहा है, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आ गया, उसका दिमाग घूम गया, बोला अब क्या करें, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, मैं एलपी निकाल ही नहीं सकता।
तो एओ क्या करता है, आपका केस रेफर कर देता उन ट्रेंड ऑफिसर को जिनको हम लोग टीपीओ बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। इनको रेफर कर देगा, बोला आप निकालो रेफरेंस टू टीपीओ, सेक्शन 92 सीए। फिर ये टीपीओ क्या करता है सर, वो पूरा उसके पास तो पूरा रिसर्च किया हुआ है, ट्रेंड है, वो एलपी निकाल के एओ को बता देता है। एओ को जो एलपी बताता है उसके बेसिस पे वो इनकम आपके निकाल के असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, और इनफैक्ट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है डीआरपी का, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, वो हम लोग करेंगे नहीं, असेसमेंट का पार्ट है। तो ये रेफरेंस टू टीपीओ है। फिर एक सेक्शन लेके आए 92 सीबी। आज देखिए इंडिया में इतने सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटो इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, तरह तरह के इंडस्ट्री इंडिया में, लाखों करोड़ों तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। रॉयल्टी का हो रहा है, इंटरेस्ट का हो रहा है, डिविडेंड का हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। टीपीओ पागल हो जाएगा। तो इंडिया ने क्या किया, एक सेफ हार्बर रूल निकाल लिया। सेफ हार्बर, सेफ रहेंगे। बोलो भैया अगर एक्सपोर्ट करोगे, अगर फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करोगे तो आपका परचेज प्राइस का 10% हम प्रॉफिट मार्जिन मान के आपको यही एलपी मान लेंगे। तो उन्होंने कुछ कुछ कहानियां, बहुत सारे रूल्स बना दिए, और ये रूल्स करीब करीब 20-25 पेजेस के हैं। ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, आपको मैं दिखला भी दूंगा कि ये ऐसे रूल्स है। तो उसको पढ़ने जाएंगे, हर एक इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ, वो 92 सीबी में। इसके बाद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब देखिए सेफ हार्बर रूल में जरूरी नहीं है कि सारे इंडस्ट्री लिख दे, कुछ इंडस्ट्री बच भी जाएगी। जो बच जाएगी उनको कहा कि ऐसा करो, आप तो इंडिया में परमानेंट हो, आप सीबीडीटी से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, आप अभी एक एग्रीमेंट कर लो कि आने वाले समय में जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, आने वाले समय में जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे या इंटरेस्ट देंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन आप अपने पेरेंट कंपनी से करेंगे या सब्सिडरी कंपनी से करेंगे, एडवांस में कर लो कि इतना प्राइस आप शो करेंगे ही करेंगे। दैट इज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। और 4 साल पुराना करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो 92 सीसी, और उसका इफेक्ट क्या होगा वो लिखा हुआ है, क्लियर है। एक सेक्शन और है, जब आप एएलपी का एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट, और 92 सीई में है, वो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन सर्टेन केसेस। ये हम लोग करेंगे आपके साथ बाद में। अब मैंने आपको एक बात बताया, मुझे पहले बताइए, ट्रांसफर प्राइसिंग में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या लेके आए कि डिस्प्यूट कम हो जाए। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या लेके आए कि डिस्प्यूट कम हो जाए। पहला सेफ हार्बर रूल्स, और दूसरा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। डिस्प्यूट कम ही तो हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से बता दिया सेफ हार्बर रूल्स में कि इस इंडस्ट्री का इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको शो करना पड़ेगा। जिसका नहीं बता पाए उसके लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, डिस्प्यूट कम करने के लिए तो है। जो बच जाएगा उसको एलपी में ले लेंगे हम लोग, टीपीओ को रेफर करेगा वो केस को, ठीक है। अब हमने ये कह दिया कि सारा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वो इंडिया में मेंटेन करेगा। मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट बाय पर्संस एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करवाएगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं मेंटेन करता या किसी इनकम को कंसील करता तो पेनाल्टी है, पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, सेक्शन 270A, हेवी पेनाल्टी है। और आपने ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना था, नहीं करते हैं, 271AA में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। मान लिया आपने 10 करोड़ का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो 10 करोड़ का 2% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, ये पेनाल्टी लगेगी। आप सोचिए कितना हेवी पेनाल्टी है। 271B, आपने इंफॉर्मेशन मेंटेन किया, डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है, आपसे आपसे मांगा जा रहा, आप देते नहीं है, फेल्स टू फर्निश, अगेन 2%। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट करवाया, आपने दिया नहीं, फर्निश नहीं किया, तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी। 271BA और 271G। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं सेक्शंस तो आप बता पाएंगे? पहला सेक्शन बताइए।
92 क्या लिखा हुआ है? इनकम प्लस एसोसिएटेड एंटरप्राइज प्लस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। 92A क्या डिफाइन करता है? A फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, 92C जल्दी बोलो ALP, फिर 92CA TPO ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, फिर 92C क्या है मैं भूल गया। CA के बाद CB, हाँ सही तो है, CB सेफ हार्बर रूल, फिर 92CC APA, 92C क्या था? CD, अच्छा अच्छा वैसे ही चल रहा है, CABCD वाह वाह E तक है। 92C एप्लीकेबिलिटी इफेक्ट ऑफ APA, 92D मुझे अभी याद नहीं, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट 92E में CA का ऑडिट, बाकी पेनल्टी है, और ये एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखला देता हूं। हमने सेक्शन का वो तो बनाया नहीं है, ये टैक्स हेवन का ये पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, CFC पैसिव, थोड़ा थोड़ा जितना मैंने बताया उतना पढ़िएगा, ज्यादा PhD मत करिएगा। ये रहा ट्रांसफर प्राइसिंग 92, इस तरह से है सेक्शंस। ठीक है, 92A 92B। अब हम लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, 92A पढ़ेंगे अभी आपके साथ। ये चलिए, वैसे तो मैंने आपको बताया YTP रेगुलेशन से एक बार और। TP ट्रांसफर प्राइसिंग का रेगुलेशन एप्लीकेबल कब होगा, बस इतना बताइए। TP का रेगुलेशन एप्लीकेबल कब होगा? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो ये A जो रेजिडेंट है, B जो नॉन रेजिडेंट है, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। घर का पैसा घर में है, A इसको 2 रुपया दे या इसको 20 रुपया दे, इन दोनों कंपनी का जो मालिक होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा पैसा बैंक A में है या बैंक B में है। सही बात है। अब B पेरेंट कंपनी है, A होली ओन सब्सिडी है, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा। B A को फोर्स करेगा, B A को फोर्स करेगा, क्या फोर्स करेगा कि मुझे एक्सपोर्ट कम दाम में करो, एक्सपोर्ट एट लेस प्राइस, और परचेज बोला जब मैं तुम्हें बेचूंगा तो ज्यादा दाम में खरीदो। इट शैल एक्सपोर्ट एट लेस प्राइस एंड इंपोर्ट एट हाई प्राइस टू शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया टू लो टैक्स जुरिडिक्शन कंट्री। ये हमने बताया था आपको। तो इंडिया में, जब इंडिया में प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट बनेगा, तो चाहे वो एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहा हो, इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा हो, या रॉयल्टी या फॉरेन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये क्रेडिट साइड है। तो ये इसके लिए क्या फोर्स करेगा, कम दाम में एक्सपोर्ट करो, लो प्राइस, अंडर स्टेटमेंट। जैसे ये कम होगा, ये जो नेट प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए मुझे एक्सपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट का ALP मार्केट प्राइस था 10 करोड़, लेकिन B ने कहा 8 करोड़ में एक्सपोर्ट करो, तो बताइए इंडिया में प्रॉफिट ये मान लीजिए 15 करोड़ है, एक्सपोर्ट कितना दिखला रहा है, 8 करोड़। कितने रुपए से इंडिया में प्रॉफिट कम हो गया, जल्दी बताइए। ALP कितना है, आर्म लेंथ प्राइस 10 करोड़, लेकिन उसने एक्सपोर्ट कितने में किया, 8 करोड़ में। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना लिखा हुआ, 8 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना है, 15 करोड़।
तो उसने कितने रुपए से कम प्रॉफिट इंडिया में शो किया है? 2 करोड़ से, है ना। ये रिटर्न ऑफ इनकम कितना, रिटर्न इनकम में कितना लिखेगा? 15 करोड़ लिखेगा। फिर इसका एएलपी निकालेगा। ये बताइए, एएलपी निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएससी की है, चार्टेड अकाउंटेंट की है, डिपार्टमेंट की है, या टीपीओ की है? पहली जिम्मेदारी एसएससी की है, क्योंकि कानून है ये। पहली जिम्मेदारी एसएससी की है, उसको ये देखना। बोलो सर ट्रांजैक्शन आपको जितने रुपए में करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 8 करोड़ में करना 8 करोड़, लेकिन हमें टैक्स कितने रुपए पे चाहिए? 10 करोड़ के हिसाब से चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी एसएससी की। दूसरी जिम्मेदारी, चार्टेड अकाउंटेंट की, जो ऑडिट कर रहा है, तो वो ये चेक करेगा कि ये इसने एएलपी सही निकाला या नहीं निकाला। फिर तीसरी टीपीओ की। एओ तो टीपीओ जो कहेगा वो अप्लाई कर देगा, करेक्ट है। अगर मैं एक्सपोर्ट एक्चुअली में जो मुझे 10 करोड़ का करना था, मैं 8 करोड़ का अगर करता हूं, तो मैंने इंडिया को 2 नुकसान किया है। पहला, एक तो प्रॉफिट कम शो किया, टैक्स इंडिया को कम मिला। दूसरा, जो फॉरेन एक्सचेंज 10 करोड़ आना चाहिए था वो 8 करोड़ आया, है ना। तो जब मैं एएलपी बढ़ाता हूं, तो टैक्स तो आ गया। फॉरेन एक्सचेंज नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो मैं इसको फोर्स करूंगा, इस एसएससी को, कि 2 करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज बिल लेके आओ। आई विल फोर्स दिस एसएससी टू रिपैट्रिएट दैट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 2 करोड़ टू इंडिया। इसी रिपैट्रिएशन या फोर्सिंग, इसी को हम लोग सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने एक्सपोर्ट के साथ किया, वही इंटरेस्ट के साथ होगा, रॉयल्टी के साथ होगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के साथ भी होगा। अब मैं इंपोर्ट, मान लीजिए इंपोर्ट एएलपी 2 करोड़ का करना था, मैं इंपोर्ट करूंगा सर 5 करोड़ का। इंपोर्ट कितना कर रहा हूं? 5 करोड़ का। यानी कि जो चीज 2 रुपए की मैं खरीद सकता था, मैंने अपनों ने ही लूटा 5 करोड़। अगेन इनकम बढ़ाऊंगा 3 करोड़ से, 3 करोड़ से। फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो 5 करोड़ हुआ होगा। 2 नुकसान यहां भी है। अब एसएससी को करना क्या होगा? एसएससी को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसमें कौन कौन से हैं, चाहे डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को। हर एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके एएलपी निकालना होगा। अगर ये इंटरेस्ट 10 लाख है और आपका एएलपी भी 10 लाख निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टीपीओ देखेगा, ऑडिटर देख लेगा कि आपने जो एएलपी निकाला है वो 10 लाख सही निकाला या गलत निकाला, ठीक है। इस स्लाइड में कोई दिक्कत? चलिए, अब यही हमने समझाया भी था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर बुक्स 100 करोड़, नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है, एएलपी 120 करोड़ है, रिटर्न में उसने शो किया 500 करोड़, एडिशन करूंगा 20 करोड़ और 520 करोड़, ठीक है। इस पे बात आई, मैं पेनल्टी लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा, हाँ या ना? नहीं अपर्णा जी, ये दानवीर कर्म के टाइप से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा, क्योंकि एएलपी निकालने की पहली जिम्मेदारी किसकी थी? एसएससी की थी। उसको खुद ब खुद ये शो करना चाहिए था। उसी तरह से रॉयल्टी देना चाहिए था 80
करोड़ दिया है 90 करोड़, इनकम 10 करोड़ से बढ़ जाएगी। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये बेसिकली इनकम साइड है, तो मैं इनकम साइड का भी एलपी निकालूंगा। ये एक्सपेंस साइड है, मैं इसका भी एलपी निकालूंगा। तो मैं एलपी इनकम का भी निकालता हूं, एक्सपेंस का भी निकालता हूं। और एक एग्जांपल दीजिए, ये यूनिलीवर, जिसका पूरे वर्ल्ड में कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया यूनिलीवर, श्रीलंका यूनिलीवर, नीदरलैंड, पेरेंट कंपनी बेसिकली यही है। ये लोग तीनों मिलकर एक जॉइंट रिसर्च करते हैं कि कॉर्ब के नाम से एक नया साबुन बनाएंगे जहां से कोरोना वायरस पूरी तरह से मर जाएगा, बॉडी के अंदर भी बॉडी के बाहर भी। ऐसे मजाक में रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च एक्सपेंसेस है 300 करोड़ रुपया। ये साबुन बन भी गया। इंडिया में साबुन टोटल प्रोडक्शन का 10% बिका, श्रीलंका में 30% बिका, नीदरलैंड में 70% बिका। और इस नीदरलैंड जो पेरेंट कंपनी है, जो इस कंपनी को भी कंट्रोल करती है, इस कंपनी को भी कंट्रोल करती है, वो कहती है 300 करोड़ में 200 करोड़ रुपया खर्चा इंडिया में बुक कर दो, बाकी यहां बुक कर दो। बताइए, इज इट रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, या इट इज रीजनेबल अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस वेयर द बेनिफिट डिराइव्ड बाय द इंडिया इज ओनली 10% ऑफ द रिसर्च, और आपने जो एक्सपेंसेस अपॉर्चमेंट कर दिया, इट इज अराउंड 65-66%। नॉट एट ऑल। तो ये अब एलपी इसमें भी लगा देंगे, वो कॉस्ट पे भी। और कॉस्ट पे जब एलपी लगाएंगे तो कहेंगे कि भैया कि अपॉर्चमेंट उसी के बेसिस पे होना चाहिए जितना बेनिफिट इंडिया डिराइव कर रहा है, दैट इज 30 करोड़, नॉट 200 करोड़, 10%। या इंडिया ने मैन आवर दिया है 100 आवर्स का, इसने दिया 500 आवर्स का, तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपने कोई रिसर्च फैसिलिटी बनाई है, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया 100 करोड़, इसने कंट्रीब्यूट किया 200 करोड़, इसने कंट्रीब्यूट किया 300 करोड़, तो उसके बेसिस पे आप अपॉर्चमेंट कीजिए, चाहे वो बेनिफिट डिराइव्ड हो, मैन आवर्स हो, या एसेट्स हो। अब मुझे बताइए एलपी किसके किस पर लग रहा है? इनकम पे, एक्सपेंस पे और कॉस्ट पे। करेक्ट है, तीन चीज पे लग रहा है। अब यहां पर एक एग्जांपल लीजिए, एक्सपोर्ट 125 करोड़, नेट प्रॉफिट 500 करोड़, एलपी 120 करोड़। बताइए इस ट्रांजैक्शन में एलपी अप्लाई करें या नहीं करेंगे? अगर मैं एलपी अप्लाई कर दूं तो इनकम कम हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि एक्सपोर्ट तो 120 करोड़ का करना चाहिए था, मैंने 125 करोड़ का किया, तो इंडिया की इनकम तो मैंने बढ़ाई है। बोलता एलपी अप्लाई करने से अगर इंडिया की इनकम कम होती है तो अप्लाई नहीं करेंगे। नो, नॉट अप्लाइड। उसी तरह से इंटरेस्ट वैसे तो जाना चाहिए आउटसाइड इंडिया 13 करोड़, 13 करोड़, लेकिन हमने किया 10 करोड़, एलपी अप्लाई होगा? नहीं होगा। अगर अप्लाई करेंगे तो नेट प्रॉफिट इंडिया का कम हो जाएगा। अगर एलपी अप्लाई करने से नेट प्रॉफिट या इनकम इंडिया की कम होती है तो एलपी इज नॉट अप्लाइड, अप्लाई नहीं होगी। करेक्ट है। अब हम लोग सेक्शन 92 पढ़ लेंगे। तो बताइए हमने क्या क्या बता दिया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। एलपी इनकम में अप्लाई होगी, एक्सपेंस में अप्लाई होगी, कॉस्ट में अप्लाई होगी, और एलपी कब अप्लाई नहीं होगी? अगर इनकम कम होती है तो एलपी अप्लाई नहीं। चार चीजें आपको याद रखनी है बस। सेक्शन 92 पढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस। पढ़िए, एनी इनकम, एक्सपेंस और इंटरेस्ट, सारा लिख दिया, अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन shall be computed having regard to arm length price। तो हमने क्या बोला? आर्म लेंथ प्राइस इनकम पे भी अप्लाई होगा, एक्सपेंस पे भी अप्लाई होगा, और इंटरेस्ट पे भी अप्लाई होगा अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो। दूसरी बात,
कॉस्ट पे भी अप्लाई होगा। When two or more associated enterprise, हमने तीन कंपनी को एसोसिएट बनाया था, where two or more associated enterprise enter into a mutual agreement or arrangement oral होता है, याद रखिएगा, in an international transaction for the allocation, apportionment or any contribution of cost or expense, यानी कि joint research incurred in connection with a benefit, service or facility, 10% का man hours, assets provided to any one or more of such enterprises, then allocation of cost, apportionment of cost, contribution of cost shall be determined having regard to arm's length price. आया? करें आगे, चलिए। Where the computation of income, determination of expense, interest, cost or expense, allocation, apportionment of contribution of cost has the effect of reducing the income or increasing the loss, then provisions of arm's length price shall not apply. करेक्ट है? इसके बाद ये सारे आपको खुद पढ़ने हैं। ये सारे एग्जांपल ले लिए, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट अंडर स्टेटमेंट करेगा, एक्सपेंस बढ़ाएगा, एलोकेशन ऑफ और अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंस पढ़ लेंगे आप लोग। जल्दी बताइए हाँ या ना। अब एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये डेफिनेशन करते हैं, कब मानेंगे ये लोग की मिली भगत है, गले लगा के लोग काम कर रहे हैं, आर्म लेंथ नहीं है। तो ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज का डेफिनेशन है। अब इसमें अगर मैं पढ़ूं, पहला मैं एग्जांपल हमने बनाए हुए हैं, ये पढ़ते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये जितने भी इधर कंपनी हमने लिखी है सारे आउटसाइड इंडिया, इधर सारी इंडिया, यानी कि ये रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है, ये मान के चलिएगा, ठीक है, तभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा। अब ए लिमिटेड इज होल्डिंग या बी लिमिटेड इज होल्डिंग 26% इन ए लिमिटेड, 26% of what? Voting power. Why 26%? Why 26%? मैं ऐसा कर देता हूं, Why 26%? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन अब ए लिमिटेड बिना बी लिमिटेड के सहयोग से पास नहीं कर सकता। करेक्ट है? मुझे एक बात बताइए, अगर बी लिमिटेड इज होल्डिंग 26% ए लिमिटेड, क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कंट्रोल कर पा रहा है, हाँ या ना? 26% ऑफ वोटिंग पावर, जल्दी बताइएगा। इफ बी लिमिटेड विच इज नॉन रेजिडेंट is holding 26% of the voting power in A limited, whether B limited is able to control A limited, yes or no? Can B limited control the pricing of A limited, yes or no? Yes. तो ये दोनों they both become the associated enterprises. They both become the associated enterprises. अब एक बार लाइन पढ़ते हैं। Two enterprises shall be deemed to be associated enterprises. और डीम वर्ड लग गया तो लॉजिक नहीं चलता, सर 26% तो है लेकिन मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ना ना, 26% हम मान लेंगे कंट्रोल है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 1 अप्रैल को तो 26% था, 3 अप्रैल को मैंने ये सारी होल्डिंग बेच दी और फिर पूरे साल मेरा 26% नहीं था, क्या ये पूरे साल के लिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाएगा, हाँ या ना? यस, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब पर्सन ए, ये मान लीजिए आउटसाइड इंडिया है, इसको मैं हटाता हूं यहां से। पर्सन ए आउटसाइड इंडिया है, इसका ए लिमिटेड में 26% वोटिंग पावर है, पर्सन ए का ही बी लिमिटेड में भी 26% होल्डिंग वोटिंग पावर है। तो पर्सन ए और ए लिमिटेड बिकम्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ द 26% होल्डिंग, इसके कारण।
और person A is holding B Limited in 26%. Again, these two person become the associate enterprise because of this, and because of B, both these companies also become the associate enterprise. अब मुझे एक बार सोच के बताइए, क्या पर्सन ए, ये दो कंपनी अगर आपस में ट्रांजैक्शन करेंगी, क्या पर्सन ए कंट्रोल नहीं कर सकता? हाँ या ना? ट्रायंगल बन गया, इनडायरेक्टली कंट्रोल है, और पर्सन ए की जगह मैं अगर जेड लिमिटेड भी लिख दूंगा तो भी पॉसिबल है। ठीक है, सी आइए, सी मैं लैंग्वेज भी पढ़ाता जाऊं। One enterprise holds shares carrying at least 26% of the voting power in the other enterprise. 2. ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड शेयर्स carrying at least 26% of the voting power in each of such enterprise. Each of such enterprise. और इन सब के एग्जांपल्स हमने यहां लिखे हुए भी हैं, देखिए। तो इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ए बी, आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन मुझे ये स्लाइड में बता देता हूं। अब देखिए, मैं 10 लाख रुपया का बैंक से लोन लेना चाह रहा हूं, क्या आप मेरे लोन की गारंटी ले लेंगे कि मैं अगर नहीं चुका पाया तो आप चुका देंगे? हाँ या ना? आप गारंटी ले पाएंगे? कौन किसकी गारंटी लेता है? जिनेश जी कह रहे हैं यस थैंक यू। कौन किसकी गारंटी लेता है? जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो गारंटी आती है, वरना नहीं आती है। मान लीजिए मैं कोई एसेट खरीदना चाहता हूं और उस एसेट का 51% आपने कंट्रीब्यूट किया है मुझे, कि मैं देता हूं तुम्हें 100 करोड़ का एसेट खरीदना चाहता हूं, 51 करोड़ मैं दे रहा हूं, लोन देता हूं, खरीद लो। कौन किसको लोन देता बताइए? जो आपस में साठ गांठ हो वही तो ये हेल्प करेगा। तो चाहे लोन के रूप में या गारंटी के रूप में। तो पहले मैं सी पढ़ता हूं, देखिए सी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ये आउटसाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के पास जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है 100 करोड़ है। ए लिमिटेड ने 51% लोन दिया इसका, और ए लिमिटेड का इस कंपनी में 5% वोटिंग पावर भी है। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बिकॉज associated enterprise because of the 51% of the loan granted by A limited to B limited. 51% of what? Book value of the assets. बुक वैल्यू का मतलब जितने रुपए में आपने एसेट खरीदा, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे, जितने रुपए में आपने एसेट खरीदा है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन किसको कंट्रोल कर रहा होगा? बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा होगा, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा होगा, या ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा होगा? देखिए क्या होता है लोन के केस में, आपको भी समझ में आएगा। जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को लोन देगा तो ए लिमिटेड बहुत सारी कंडीशन इसके ऊपर डाल देगा। बहुत सारे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे जब तक मेरा पूरा इंटरेस्ट नहीं आया था, इस प्राइस में नहीं बेचोगे जब तक तुम मुझे इंटरेस्ट नहीं देता, ये काम नहीं करोगे जब तक मुझे लोन पूरा नहीं देते, ये जितने भी एसेट्स खरीदा उसका मुझे सिक्योरिटी दे दो, मॉर्गेज में मुझे कर दो। तो बी लिमिटेड के एकदम हाथ बांध देगा ये। तो बेसिकली ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा होगा, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गया। दूसरा, बी लिमिटेड की टोटल बोरिंग है 100 करोड़, जिसमें ए लिमिटेड कहता मैं 10% गारंटी देता हूं इस 100 करोड़ की, और इसकी 0% होल्डिंग है। स्टिल बिकॉज ऑफ द डी क्लॉज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। करेक्ट है? हाँ या ना? एक बार पढ़ते हैं आपके साथ। See, a loan advanced by one enterprise to the other enterprise constitutes at least 51% of the book value of the total assets of the other enterprise. तो करना कुछ नहीं है,
कैसे पता लगेगा? आप बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में एसेट्स होगा, लोन होगा। एसेट्स मान लीजिए 100 करोड़ का है, लोन उसने ए बी सी डी से लिया होगा। ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, सी ने कितना दिया, डी ने कितना दिया, पता लग जाएगा। और फिर इसके साथ कंपेयर हो जाएगा और पता लग जाएगा कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं है। फिर one enterprise guarantees at least 10% of the total borrowings of the other enterprise। अगेन ये भी आसान है। तो बैलेंस शीट में टोटल लोन के बारे में पता लग जाएगा, मान लीजिए 100 करोड़ है। फिर इसे लोन के डॉक्यूमेंट्स मंगवा लीजिए, लोन के डॉक्यूमेंट में विटनेस ये सब का आंसर होगा, इसमें कौन गारंटी दे रहा है उसके नाम लिखे होंगे। अलग अलग लोन के सारे मंगवा लीजिए, मान लीजिए 10 पेपर है, सब में नाम देखिए, फिर जितने नाम कॉमन है उसको कैलकुलेट कीजिए, टोटल कीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। सही बात। अब देखिए, शेयर होल्डिंग से पता लग गया कि एसोसिएटेड हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी पता लगेगा। अब देखिए बड़े ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बोला ए लिमिटेड बी लिमिटेड, बी लिमिटेड में जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं, एक तो होता आर्टिकल्स एसोसिएशन में लिखा हुआ कि 12 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते, वो तो पावर है। इन एक्चुअली में अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 है, और एक्चुअली में ए ने मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया, यानी कि 10 का आधा 5, मोर देन हाफ यानी कि 6 अपॉइंट किए। और ए लिमिटेड के पास पावर है कि वो बी लिमिटेड में मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बिकम्स द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर नहीं है, लेकिन ए लिमिटेड हैज द पावर टू अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर इन बी लिमिटेड, या होल टाइम डायरेक्टर इन बी लिमिटेड, या होल एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर इन बी लिमिटेड, ईदर 1 और 1+1, ईदर 1 और 1+1। और ये अगर बी लिमिटेड ट्रस्ट है तो ट्रस्टी, कोई एसोसिएशन है तो उसके मेंबर्स, तो जरूरी नहीं है कंपनी हो। इसीलिए आप देखिए पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स में इंटरप्राइज वर्ड लिखा हुआ है। मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द अदर एंटरप्राइज। और वर्ड देखिए क्या लिखा है, अपॉइंटेड, एक्चुअल अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है। और one or more executive directors or executive members of the governing board of one enterprise are appointed by the other enterprises। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगुलर बन जाएगा। ए लिमिटेड सेम बी लिमिटेड में मोर देन हाफ या +1+ मैनेजिंग डायरेक्टर या एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर के पास पावर है। ए लिमिटेड में यही पावर सी लिमिटेड में भी है। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ए बी आर एसोसिएटेड, ए सी एंड एसोसिएटेड, एंड बी एंड सी आर आल्सो एसोसिएटेड। ये दोनों भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे। आया? एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर तो ये लिखा हुआ, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन और पर्संस, और one or more executive directors ED or members of governing board of each of the two enterprises are appointed by the same person or persons। अब आगे देखिए, देखिए मैकडोनल्ड का अगर मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूं तो मैं मैकडोनल्ड का ही बर्गर बनाऊंगा या कोई दूसरा बर्गर भी बना सकता हूं, या जलेबी तल के भी बेच सकता हूं वहां पर। मेरा सारा बिजनेस मैकडोनल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितने भी मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी और मैकडोनल्ड जो पेरेंट कंपनी है, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गए या नहीं हो गए, हाँ या ना? तो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और बिजनेस और कमर्शियल राइट्स के बेसिस पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस करता है,
और इसका बिजनेस 100% डिपेंड करता है इनके ऊपर, इनके डेटा के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, जो रिलेटेड है पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस के ऊपर। तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि बी लिमिटेड विल बी कंप्लीटली 100% कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। सही बात। बी लिमिटेड ने क्या किया, ये सारे राइट्स, बी लिमिटेड यूएसए की कंपनी है, ये इसने एक टैक्स हेवन खोला, टैक्स हेवन में कंपनी खोली और ये सारे राइट्स यहां ट्रांसफर कर दिए। अब ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो ये दोनों ए लिमिटेड और जो टैक्स हेवन की कंट्री है, ये दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, दो दिस ही इज नॉट द ओनर, ओनर नहीं है उसके बावजूद। पढ़ते हैं एक बार, याद रखिएगा ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज इज होली यानी कि 100% dependent on the use of know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or any other business or commercial rights of similar nature. Know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or any other business or commercial rights of similar nature, or any data, documentation, drawing, or specification, data, documentation, design, or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula, process, patent, invention, model, design, secret formula, process, out of which the other enterprise is the owner, or in respect of which the other enterprise जो tax haven में दे दिया था has exclusive rights। आया? नेक्स्ट ये देखिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में किस तरह का साठ घाट है। ए लिमिटेड अपना जितना भी परचेजेस है उसका 90% परचेजेस सिर्फ बी लिमिटेड से खरीदता है। वो किससे खरीद रहा है? सिर्फ बी लिमिटेड से 90%। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिएगा, इसका रॉ मटेरियल देखिए, इनपुट्स देखिए, जितने भी परचेजेस हैं उसके 90% सिर्फ बी लिमिटेड से खरीद रहा है, और ये 90% से ही वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मतलब एक से ही खरीदना खतरा है, लेकिन एक से ही खरीद रहा है वो। इसका मतलब इन दोनों में कोई सांठ घाट है। या फिर बी लिमिटेड कहता है सी लिमिटेड से खरीद लो, 90% वो सी लिमिटेड से खरीदता है, और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कहता है कि जब ए लिमिटेड को बेचोगे तो प्राइस मैं जो बताऊंगा उसी प्राइस पे बेचना, टर्म्स एंड कंडीशन जो मैं बताऊंगा वही टर्म्स एंड कंडीशन में बेचना। तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगे, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। पढ़ें एक बार। At least 90% of the raw materials and consumables required for the manufacture or processing of goods or articles carried out by one enterprise are supplied by the other enterprise or by person specified by the other enterprise। और इस एग्जांपल में बी लिमिटेड स्पेसिफाई कर रहा सी लिमिटेड से खरीदो, and the prices and other conditions relating to supply are influenced by such other enterprise। यानी कि जो बता रहा है उससे खरीदो, तो वही जो बता रहा है वही प्राइस भी फिक्स करता है, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी फिक्स करेगा। आया? अब देखिए परचेज का हो गया। अगर आप ये देखेंगे तो 100 जो हमने शुरुआत में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले, शेयर होल्डिंग के बेसिस पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिसाइड हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिसाइड हो रहा है, लोन के बेसिस पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिसाइड हो रहा है, और गारंटी के बेसिस पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिसाइड हो रहा है। इस स्लाइड में तो इतना ही है, शेयर होल्डिंग, लोन, गारंटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे डिपेंडेंट इसी पे है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, और यहां पर परचेज के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। अब यहां पर
डिसाइड होगा सेल के बेसिस पे। अब मुझे एक बात बताइए, आप मेरे शॉप में आते हैं मोबाइल फोन खरीदने के लिए, आप मेरे शॉप में आ रहे हैं मोबाइल फोन खरीदने में, प्राइस आप मुझे बताएंगे या मैं आपको प्राइस बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। बी लिमिटेड ए लिमिटेड से सामान खरीदता है, या ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सामान बेचता है, लेकिन प्राइस इज फिक्स बाय बी लिमिटेड। हेलो, सेलर प्राइस फिक्स नहीं कर रहा, बायर प्राइस फिक्स कर रहा है। 60 घाटा अंदर की। ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। या फिर बी लिमिटेड कह रहा है कि मैं जिस प्राइस में बोलूंगा उस प्राइस में सी लिमिटेड को बेच देना। अगेन प्राइस इज फिक्स्ड बाय बी लिमिटेड, द पर्सन हु इज फिक्सिंग द प्राइस, उस पर्सन के साथ मेरा एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, हो जाएगा। आया नेक्स्ट, आखिरी, द गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज। देखिए लीजिए, कहीं भी ट्रेडिंग नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, are sold to the other enterprise or person specified by the other enterprise, and the prices and other conditions relating thereto are influenced by such other enterprises. Next, मिस्टर एक्स एक सोल प्रोप्राइटर है, उसने एक पार्टनरशिप फर्म खोला है दुबई में, जिसमें मिस्टर एक्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव मिसेस एक्स, इन दोनों इस फर्म को भी कंट्रोल करते हैं। और मान लीजिए इस पार्टनरशिप फर्म में उनका 51% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों को मिला के, तो मिस्टर एक्स अपने सोल प्रोप्राइटर को कंट्रोल कर रहा है 100% होल्डिंग, और अलोंग विथ रिलेटिव्स इसको कैलकुलेट कर, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो दिस सोल प्रोप्राइटर एंड फर्म बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ये यहां लिखा हुआ है। वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि सोल प्रोप्राइटर ही होगा, द अदर एंटरप्राइज इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल, यानी कि सोल प्रोप्राइटर और हिज रिलेटिव, और जॉइंटली बाय सच इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, बन जाएगा। मैंने फर्म का एग्जांपल लिया, कंपनी भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, तो यहां कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। और आखिरी, एक एचयूएफ जिसके दो मेंबर्स हैं ए एंड बी। एचयूएफ एंड ए एंड बी आर सेपरेट एंटिटी फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, लेकिन इसके मेंबर्स ने एक फर्म बनाई या कंपनी बनाई आउटसाइड इंडिया। तो ये एचयूएफ और ये जो कंपनी जो इनके मेंबर्स ने बनाई है, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे। Where one enterprise is controlled by HUF, the other enterprise is controlled by member of HUF or by relative of a member of such HUF or jointly by such member or and his relative. एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, वही बेसिकली यही एग्जांपल है। HUF किसी एक पार्टनरशिप एक कंपनी चला रहा है और इसके मेंबर्स ए एंड बी, ये दोनों एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी बी, तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे। आखिरी, where one enterprise is a firm, association of person or body of individuals, the other enterprise holds at least 10% interest in such firm, association of person or body of individuals. तो कंट्रोलिंग कैसे आएगी? 10% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ए फर्म पे कंट्रोल आए। कंपनी है तो 26%, और फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो 10%। बाकी जो प्रिस्क्राइब अभी कुछ हुआ नहीं है, तो सिर्फ इतना ही है। यहां तो कोई डाउट? और ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे, मैं अनाउंस करूंगा कल करेंगे या नहीं करेंगे। थैंक यू जिनेश जी, थैंक यू।